हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस पर बातचीत कर लिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग का क्या तरीका होता है, उस पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया था, चर्चा किया था हम लोगों ने अच्छे से कि कैसे शुरुआत करना है, उसके बाद क्या करना है। तो उस पर हम लोगों ने अच्छे से बातचीत किया था। तो अभी हमारा टॉपिक रहेगा, अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो उसमें हम लोग पहले एक मैसूर का छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें हम लोग पहले एक मैसूर का छोटा सा परिचय लेंगे। तो मैसूर का सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करें तो अगर लोकेशन की बात करें तो हमारे ये आज का जो हमारा वर्तमान कर्नाटक है वो उसमें आ जाता है। वर्तमान कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ भाग आता है और कुछ भाग केरल का, और मालाबार तट का एक बड़ा भूभाग इसमें आ जाता है। लोकेशन की बात करें हम तो वर्तमान कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक है हमारा, वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कुछ भाग, कुछ भूभाग, और तो मैप में हम लोगों ने देख लिया लोकेशन कहाँ है। आज का जो वर्तमान कर्नाटक है और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आ जाता है, और मालाबार तट का बड़ा हिस्सा इसमें आ जाता है। वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु का कुछ भाग और मालाबार तट, मालाबार तट का एक बड़ा भूभाग आ जाता है। तो ये हमारा हो गया मैसूर। इसमें कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक तो है ही, तमिलनाडु का कुछ भाग है और मालाबार तट भी है। और इसमें जो केरल का मालाबार, इतना तो मालाबार तट है ही कर्नाटक का, और जो केरल का हिस्सा है यहाँ तक, ये मालाबार तट का बड़ा हिस्सा यहाँ तक, केरल का एक कुछ इसमें भूभाग आ जाता है। जो तटवर्ती इलाका है मालाबार तट, वो भी इसमें आ जाता है। यहाँ तक केरल का भी हिस्सा कुछ इसमें आ जाता है। मालाबार तट हो गया हमारा मैसूर। तो इसमें हम लोग पहले मैसूर, मैसूर का आर्थिक रूप से क्या महत्व था उस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर राजनीतिक रूप से क्या महत्व था उस पर बातचीत करेंगे। पहले आर्थिक रूप से क्या महत्व था उस पर बातचीत कर लेते हैं। आर्थिक रूप से महत्व, आर्थिक रूप से क्या महत्व था अगर बात करें तो उस टाइम पर मैसूर में जो खेती होती थी, खेती उस टाइम पर मैसूर काफी अच्छी थी। हालांकि आज भी है, लेकिन उस टाइम पर भी काफी अच्छी थी।
पैदावार ठीक ठाक होती थी, उसमें जो है उपज, भूमि की भूमि का उपज अच्छी थी और पैदावार ठीक ठाक हो जाती थी। मतलब खेती के मामले में ठीक था, और व्यापार के मामले में भी ठीक ठाक ही था, व्यापार के मामले में भी अच्छा था। आंतरिक व्यापार तो होता ही था, मतलब भारत में व्यापार तो होता ही था, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। और अगर बात करें उद्योगों की, तो रेशमी कपड़ा और सूती कपड़ा उद्योग, ये सब उद्योग, और भी कुछ उद्योग थे, जैसे तोप बंदूक वगैरह, चीनी उद्योग, और भी ऐसे मतलब कि वगैरह बहुत सारे उद्योग थे। तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। और मसाला व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व था, क्योंकि यहाँ पर मसालों का व्यापार बहुत होता था। तो उसको हम लोग दो चार लाइन में नोट कर लेंगे। आर्थिक रूप से महत्व, कृषि, लिखेंगे व्यापार, फिर उसके बाद लिखेंगे मसाला व्यापार। और यहाँ पर कुछ बंदरगाह भी थे, जैसे मैंगलोर, कोझिकोड, ऐसे कई सारे बंदरगाह भी थे यहाँ पर। तो उसके मतलब मैसूर की अर्थव्यवस्था काफी ठीक ठाक थी उस टाइम पर। कृषि, व्यापार, बंदरगाह, कृषि, व्यापार, बंदरगाह, मसालों का व्यापार, कमा, उद्योगों की बात करें हम तो उद्योगों में अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सूती कपड़ा, कमा, रेशमी कपड़ा। और भी कई सारे उद्योग थे, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है हमें, ऐसे बेसिक बातों को लिखते चलेंगे। तो कृषि, व्यापार, बंदरगाह, मसालों का व्यापार, उद्योग के दृष्टिकोण से काफी महत्व था। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। उसके बाद हम राजनीतिक पहलुओं पर आते हैं। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक रूप से क्या महत्व था, उस पे हम लोगों ने बात कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे राजनीतिक रूप से क्या महत्व था। तो हेडिंग दे लेंगे मैसूर का राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से महत्व। तो अगर उस टाइम पर दक्षिण भारत में क्या चल रहा था बात करें तो हम लोग उस टाइम पर हमें दक्षिण भारत की राजनीति में चार प्लेयर देखने को मिलते हैं, चार प्लेयर। यहाँ पर तो मराठे छाप के बैठे थे, हमने पहली क्लास में ही बात किया था। यहाँ पे था निजाम, इधर मराठे हो गए, इधर निजाम हो गए। और कर्नाटक युद्ध में भी अंग्रेजों ने बाजी मारी थी, उस पे भी हम लोगों ने बात किया था। उधर उसके बाद बक्सर युद्ध जीता था, तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर मजबूत थी। इतना पूरा अंग्रेज छाप के बैठे थे। ये हो गया अपना मैसूर। ये हो गया मैसूर। इधर केरल हो गया, ये मालाबार तट। मैसूर का कब्जा यहाँ तक था, ये मालाबार तट तक। तो उस टाइम पर मैसूर पर शासन किसका था बात करें तो एक वड़यार वंश करके हैं, वड़यार वंश।
एक वड़ियार वंश के शासक थे कृष्णराज, उनका शासन शासन था मैसूर पर। कृष्णराज, तो कृष्णराज का शासन था मैसूर पर उस टाइम पर, और ये वड़यार वंश से थे। तो हालांकि कृष्णराज का शासन था, कृष्णराज शासक तो थे, लेकिन उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। वो एक मतलब एक नाम मात्र के शासक थे। जैसे बंगाल में जो नवाब था वो केवल नाम मात्र का नवाब था, उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं थी। शासन कौन चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर भी यही चल रहा है। हालांकि यहाँ पर शासन अंग्रेज नहीं चला रहे हैं, जो कृष्णराज के जो बड़े बड़े मंत्री होते थे वही शासन चला रहे हैं, लेकिन शासक के नाम पर कृष्णराज हैं। कृष्णराज सिंहासन पर बैठता था, लेकिन शासन कोई और चलाता था। जो उसके बड़े बड़े मंत्री थे वो कहते थे कृष्णराज को, हट बकलोल, शासन करने के लायक है क्या? बकलोल कहीं का, कुछ आता जाता है नहीं, शासक बने। तो कृष्णराज कहता है क्या करूं फिर मैं? मंत्री कहता है कुछ नहीं, चुपचाप से बैठा रहे अपने सिंहासन पर, शासन हम चलाएंगे, तुम बस देखते जाओ। तो जो पूरा सैन्य शक्ति रहती है और प्रशासन पूरा, वित्तीय शक्ति पूरा उसके मंत्रियों के पास थी। जो कृष्णराज के बड़े बड़े मंत्री थे, पूरी शक्तियां उनके पास थी। उसके मंत्री पूरा प्रशासन चलाते थे। तो ये केवल नाम मात्र का शासक शासक था, इसलिए इसको एक अयोग्य शासक भी कहा जाता है। कृष्णराज को अयोग्य शासक कहा जाता है। इसके पास न तो सैन्य शक्ति थी, न तो वित्तीय शक्ति थी, और न ही इसके पास प्रशासन ये दिखता था। प्रशासन पर भी इसका ध्यान, मतलब प्रशासन पर भी इसकी पकड़ नहीं थी। तो पूरा पूरा शासन किसके हाथों में था? इसके मंत्रियों के हाथों में। तो एक एक अयोग्य शासक था ये। तो लिखना चाहे तो लिख लेंगे, अयोग्य शासक था। अभी हम लिखेंगे, पहले से चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्णराज एक अयोग्य शासक था, मतलब इसके पास कोई नियंत्रण था नहीं, बस गद्दी पर ऐसे बैठा रहता था बकलोल के जैसा। कहता था ठीक है मैं बैठता हूँ, चलाओ शासन तुम लोगों को करना है करो, जैसे करना है करो। तो फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर शासन किसका हो गया मैसूर में? कृष्णराज का। और उसके आगे हम बात करें तो मराठों पर हम लोगों ने पहले ही बात किया था, पहली क्लास में ही बात किया था। मराठे उस टाइम पर सर्वाधिक शक्तिशाली थे, और मराठों का पंगा लगभग सभी शक्तियों से ही रहता था। मराठे क्या करते थे, यहाँ निजाम पर, मैसूर पर, इधर बंगाल पर, इधर अवध पर, इधर पंजाब पर, मतलब अपने आसपास पड़ोसी जो रहते थे सभी पर मराठे लगातार हमला करते रहते थे, निरंतर हमला करते रहते थे सभी से। मतलब मराठों का पंगा सभी के साथ ही रहता था। तो मराठे उधर उनसे उलझे हुए थे। और क्या होता है फिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा पानीपत का युद्ध। तो मराठी लगातार अपने आसपास पड़ोसियों से लड़ने में उलझे रहते थे। निजाम पर, इधर मैसूर पर, अवध, बंगाल, पंजाब, सभी पर ये लोग ये हमला करते रहते थे। तो इधर अफगानिस्तान से एक अब्दाली करके रहता है आक्रमणकारी। हमने पहली क्लास में भी बात किया था, उसका उसके नाम का जिक्र आया था। तो अफदाली, अब्दाली अफगानिस्तान से है। और इधर इधर से कौन रहता है? मराठे रहते हैं। तो यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है किसके किसके बीच में? मराठों और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन रहता है? अब्दाली। अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठों की पराजय होती है। और उसके बाद क्या होता है, मराठों की स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। तो मराठों की स्थिति यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो मराठे वैसे भी अपने पड़ोसियों से लड़ने में उलझे हुए थे। तो यहाँ पर मराठे और पिट गए तीसरे युद्ध में, अब्दाली से पंगा हो गया। और बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों को हमने बात किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटिक युद्ध होता है। कर्नाटिक युद्ध में 3 कर्नाटिक युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो अंग्रेज कर्नाटिक युद्ध में उलझे हुए थे, कर्नाटिक युद्ध में लगे थे अंग्रेज। फिर उसके बाद अंग्रेज बंगाल की तरफ चले गए, पलासी
का युद्ध जीता, फिर अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता। मतलब अंग्रेज लगातार अपनी स्थिति इस एरिया पे मजबूत करने में लगे हुए थे। इस एरिया में, इधर बंगाल का पूरा एरिया अंग्रेज जीत गए थे। पहले तो कर्नाटक में उन्होंने हाथ मारा, फिर पलासी, फिर पूरा बंगाल, अवध, दिल्ली तक उनका प्रभाव हो गया। मतलब मराठे अपनी स्थिति यहाँ पूर्वी इलाके पर, दक्षिण से इधर जो पूर्वी इलाका हो गया, यहाँ पर अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने पहले कर्नाटक पर कब्जा किया, फिर पलासी, फिर पूरा बंगाल, अवध, दिल्ली तक अपना प्रभाव कर लिया। तो अंग्रेजों की स्थिति तो यहाँ पर ठीक ठाक थी। यहाँ पर अंग्रेजों की स्थिति ठीक ठाक थी, क्योंकि अंग्रेज लगे ही इसी में थे। अंग्रेजों ने कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ था 1746 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1746 में कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, पहला कर्नाटक युद्ध तो 1746 में शुरू होता है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा कर्नाटक युद्ध, और पलासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में अंग्रेज पलासी का युद्ध लड़ते हैं, उसमें भी जीत जाते हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तो वहां पर भी अंग्रेजों को सफलता मिली। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, अवध और दिल्ली तक, इतना बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। सोचो, इतना बड़ा क्षेत्र आ गया, कितना खुशी हुआ होगा अंग्रेजों को। कई सारे इनके दिन रात तो पार्टी करने में ही गुजर गए होंगे, कि चलो अभी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। इससे पार्टी करते करते कई सारी रातें इनकी गुजरी होंगी। तो 64 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज सोचते हैं क्या करें। हाँ, क्लाइव को भेजते हैं। फिर क्लाइव को भेजते हैं अंग्रेज कि जाओ भाई, संधि वंधि करो, अभी आगे क्या करना है करो तुम। क्लाइव को जिम्मेदारी देते हैं आगे क्या करना है। क्लाइव आता है, संधि वगैरह करता है यहाँ भारतीय शासकों से। तो क्लाइव आता है तो 1765 में क्लाइव संधि करता है। तो 1765 तक तो अंग्रेज यहाँ पर उलझे हुए हैं संधि वगैरह करने में। इनका 1765 तक तो ऐसे ही निकल गया टाइम, इसी पूर्वी इलाके में ही। हालांकि अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर मजबूत हो गई थी, लेकिन 1765 तक उनका टाइम निकल गया था। तो और ये जो निजाम था, निजाम की बात करें तो कर्नाटक युद्ध में ये भी उलझा हुआ था। हम लोगों ने बात किया था, हैदराबाद में फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चलता रहता था। तो निजाम भी उसी में उलझा हुआ था कि भाई इधर से फ्रांसीसी हमला न कर दे, अंग्रेज हमला न कर दे। तो निजाम भी उसी में उलझा हुआ था कि फ्रांसीसी हमला करेंगे कि अंग्रेज हमला करेंगे, इससे बचना है, इससे बचना है। तो उसी में निजाम भी उलझा हुआ था। मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें ऊपर से, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो मराठे हैं, दक्षिण भारत में 4 प्लेयर हैं, हमने देख लिया। मराठी, निजाम, इधर अंग्रेज हो गया, इधर मैसूर हो गया। तो मराठे तो उलझे हुए थे सबसे। इधर अब्दाली से तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ अब्दाली और मराठों के बीच में। तो मराठी उधर पीट गए और मराठों की पराजय हो गई, इनकी स्थिति कमजोर हो गई, मराठों की स्थिति कमजोर हो गई तीसरे पानीपत के युद्ध से। और अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं 1765 तक, कर्नाटक का युद्ध और पलासी का युद्ध, बंगाल का, बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं। उसी में निजाम भी उलझा हुआ है, भाई कहीं हम पर कोई हमला न कर दे। निजाम भी उसी में डरा हुआ है, उसी में फंसा हुआ है। तो उसी बीच क्या होता है, अब देखिएगा परिस्थितियां क्या थी, हमने बात कर लिया उस पर। इसमें मिटा देता हूँ। तो इसी में क्या होता है, एक मैसूर पर किसका शासन था, कृष्णराज का, लेकिन उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। तो एक हैदर अली नाम का एक घुड़सवार रहता है मैसूर की सेना में। मैसूर की सेना में एक हैदर अली नाम का घुड़सवार रहता है। एक हैदर अली नाम का घुड़सवार रहता है, सैनिक रहता है ये। काफी योग्य व्यक्ति था हैदर अली जो था, काफी योग्य व्यक्ति था, काफी बुद्धिमान था, चालाक था और शक्तिशाली भी था। मतलब उसके पास माइंड था, अगर उसको मौका मिले तो कुछ कर सकता है। अभी आगे हम देखेंगे भी वो क्या करता है। तो काफी योग्य व्यक्ति था ये। और अगर आगे बात करें तो हैदर अली ने देखा कि जो कृष्णराज है उसका मैसूर पर कोई वास्तविक नियंत्रण है नहीं। सारी जो पूरा शासन प्रशासन कौन चला रहा है, जो कृष्णराज के
बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री शक्तिशाली उसके जो मंत्री थे वो पूरा शासन चला रहे हैं, ठीक है। मैसूर पर कृष्णराज का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। हैदर अली ने देखा, ठीक है, हैदर अली ने देखा कि इधर मराठे उलझे हुए हैं, मराठों की स्थिति कमजोर हो गई है तीसरे पानीपत के युद्ध से, ठीक है। हैदर अली ने देखा कि तीसरे पानीपत के युद्ध से मराठों की स्थिति भी कमजोर हो गई है और अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं, निजाम भी उसी में उलझा हुआ है। तो ये तीनों तो उलझे हुए अपने 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 में ही जो है फंसे हुए हैं। तो हैदर अली क्या करता है, 1755 में ये 1755 में हैदर अली फौजदार बनता है। एक मैसूर में एक जगह है डिंडी गुल करके, 1755 में डिंडीगुल का ये हैदर अली फौजदार बनता है। कब बनता है? 1755 में। कहाँ का फौजदार बनता है? डिंडीगुल का। तो फैक्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, मैं ऐसे आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बनता है। डिंडीगुल एक मैसूर में एक जगह है, तो वहां पर ये फौजदार बनता है। फौजदार यानी कि अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, तो उस टाइम पर फौजदार होते थे। तो अपनी योग्यता के दम पर हैदर अली एक सामान्य घुड़सवार से फौजदार बनता है डिंडीगुल का। और उसके बाद इसने क्या किया, फौजदार बनने के बाद डिंडीगुल में ही एक शस्त्रागार का गठन किया। तो शस्त्रागार यानी कि हम कह सकते हैं एक शस्त्रागार का गठन किया इसने। फौजदार बना, फौजदार बनने के बाद एक शस्त्रागार का गठन भी किया। शस्त्रागार यानी कि जिसमें आधुनिक तोप बंदूक वगैरह रखे जाते हैं, तो उसे शस्त्रागार कहते हैं। तो ठीक है, हैदर अली 1755 में फौजदार बना डिंडीगुल का, उसमें शस्त्रागार का गठन भी किया। तो उसके बाद क्या होता है, हैदर अली काफी चालाक व्यक्ति था, इसके पास माइंड खूब था, माइंड का अपने यूज करता है। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में ही बात किया था, कूटनीति, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, दरबार में गुटबंदी, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, कूटनीति, ये सब तो भारतीय राज्यों की कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलेगा। तो हैदर अली भी कूटनीति करता है। क्या करता है, जो शक्तिशाली मंत्री थे कृष्णराज के, उनके हाथों में शासन का पूरी बागडोर थी, पूरी शासन की बागडोर उसके शक्तिशाली मंत्री ही चला रहे थे। तो हैदर अली फौजदार बनता है, तो उसके पास काफी शक्ति आ जाती है। धीरे धीरे देखते देखते हैदर अली अपनी स्थिति को मजबूत करता है और क्या करता है, उसने देखा ये सब उलझे हुए हैं, ठीक है, कहाँ उलझे रहो भैया, हमें तो अपना बस काम करने से मतलब है। हैदर अली क्या करता है, 1761 में हैदर अली 1761 में मैसूर पर जो है जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। जो वहाँ का कृष्णराज शासक रहता है, हैदर अली कहता है हट ससुरा, शासक बनने के लायक है तू, बकलोल कहीं का, इतना दिन से सिंहासन पर बैठा है, न शासन चलाने आता है, न कुछ करने आता है, शासन कोई और चला रहा है, तुम सिर्फ सिंहासन पर बैठे हो, तो हट बकलोल कहीं का, आज से शासन हमारा हमारा हाथ में हो, तो हम चला तो शासन आज से। तो 1761 में हैदर अली ने पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया और शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। तो हैदर अली काफी मतलब कि चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो क्या करता था, काफी मतलब कि आक्रामक नीति अपनाता था। जैसे अगर हम बात करें तो कर्नाटक हो गया, इधर हो गया मैसूर, हिमालय तट हो गया। तो जब हैदर अली बनता है मैसूर का शासक, तो उसने क्या किया, परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उसने देखा कि ये सब उलझे हुए, कहाँ उलझे रहो भैया, उलझे रहो, अच्छी बात है। कहता है मौका तो हमारे लिए अच्छा है भैया, छोड़ेंगे नहीं, मौका मिला है। तो उसने क्या किया, यहाँ आगे आगे का थोड़ा सा इधर का क्षेत्र, थोड़ा सा इधर का क्षेत्र, ऐसे ऐसे फिर कब्जा कर लिया। और भी मतलब ऐसे कब्जा अपना क्षेत्र मतलब बढ़ाते जा रहा था, अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा था हैदर अली। तो ये सब देख के और पगलाए गए थे जो मराठे थे, निजाम थे। अभी फॉर्मूला क्या है, अभी आज भी हमें देखने को मिलता है,
पड़ोसी पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, तो उस टाइम पर भी ऐसा रहा होगा और अंग्रेज भी थे। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां थी हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ हम पॉइंट को लिखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे आगे क्या क्या होता है घटनाक्रम। हाँ, उस घटनाक्रम पर हम बात करेंगे अच्छे से। पहले जितना हम लोगों ने समझा है अभी तक उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि 18वीं सदी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर पर मैसूर पर वड़यार वंश के शासक कृष्णराज का शासन था। कृष्णराज का शासन था। और सेकंड पॉइंट की बात करें हम तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब आप लोगों को शायद पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। 18वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि मैंने पहले भी बता दिया है 1750 से 1800 तो 1800 तक के बीच में जो जो साल आता है उसे हम 18वीं सदी का उत्तरार्ध कहेंगे। अगर 18वीं सदी का पूर्वार्ध कह दिया जाए तो हम 1700 से 1750 की को हमें समझना है माइंड में कि हाँ पूर्वार्ध का मतलब 1700 से 1750। तो अभी सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। लिखेंगे 1761 में हैदर अली ने 1761 में हैदर अली ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अभी परिस्थितियां क्या थी हमने बातचीत कर लिया है। परिस्थितियां ये थी कि मराठे और अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठे वैसे भी अपने पड़ोसियों से लगातार लड़ते रहते थे, तो वैसे भी वो उसी में उलझे हुए रहते थे। लेकिन तीसरा पानीपत का युद्ध होता है मराठों और अब्दाली के बीच में, उसमें मराठे हार जाते हैं, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। और इधर अंग्रेज जो थे कर्नाटक में, अंग्रेज भी उधर पूर्वी एरिया में, पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में उलझे हुए थे। मतलब दक्षिण पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में उलझे हुए थे। कर्नाटक पलासी और बंगाल में उलझे हुए थे अंग्रेज। निजाम भी उसी में उलझा हुआ था। तभी जो मैसूर में था हैदर अली, हाथ मार लिया उसने। मौका देखा कि हाँ बढ़िया बढ़िया टाइम है, इसी टाइम पर हमें ये ऐसा करना चाहिए। तो 1761 में हैदर अली ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मैसूर की सत्ता पर मैसूर की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया। इसी में आगे लिखेंगे, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे लिखते हैं, क्योंकि इतने छोटे से जगह में आ नहीं पाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेकंड पॉइंट को लिख रहे थे, उसमें हम लोगों ने लिख लिया था
कि 1761 में हैदर अली ने जो है परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मैसूर की सत्ता पर कब्जा किया था। मैसूर की सत्ता पर कब्जा किया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग लिखेंगे, उसके आगे लिखिएगा कि हैदर अली हैदर अली मैसूर की सेना में एक घुड़सवार था। हैदर अली मैसूर की सेना में एक घुड़सवार था। उसके आगे लिखेंगे योग्यता के बल पर योग्यता के बल पर योग्यता के बल पर हैदर अली योग्यता के बल पर हैदर अली 1755 में डिंडीगुल डिंडीगुल का डिंडीगुल का फौजदार बना। फौजदार बना और डिंडीगुल में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का गठन भी किया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा मैप में अभी, इधर मराठे हैं, इधर निजाम है, इधर अंग्रेज हैं, इधर मैसूर हैं। तो इधर हैदर अली आने के बाद क्या करता है, देखता है ये तीनों उलझे हुए हैं। तो हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है। यहाँ तक था तो यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाता है। ये जो केरल का मालाबार तट था, इसमें भी कब्जा कर लिया था उसने। पहले मैसूर यहाँ इतना ही था, उसके बाद में हैदर ने इतना पूरा कब्जा किया और इतना कब्जा कर लिया। मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए जा रहा था, क्योंकि उसको लगा कि मौका ठीक है, यही मौका है बढ़िया, सब लोग उलझे हुए हैं, हमें उसका फायदा तो उठाना है कैसे भी करके। तो हैदर अली उसका फायदा उठाता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे दक्षिण भारत की परिस्थितियों का दक्षिण भारत की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, नहीं सॉरी, दक्षिण भारत की परिस्थितियों, हाँ, दक्षिण भारत की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हैदर अली ने हैदर अली ने तमिलनाडु तमिलनाडु एवं केरल तमिलनाडु एवं केरल के मालाबार तट मालाबार तट के एक
बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। दक्षिण भारत की परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हैदर अली ने तमिलनाडु एवं केरल के मालाबार तट के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ नोट करके कुछ पॉइंट को लिखेंगे। जो तीसरा पॉइंट हमने अभी लिखा उसके नीचे नोट करके लिखेंगे नोट करके। जो हम लोगों ने बात किया ना अभी, जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, और उसमें मराठों की स्थिति कमजोर हो गई थी। अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध। तो उसमें मराठे हार गए थे, उसमें मराठों की स्थिति कमजोर हुई और अंग्रेज तीसरे कर्नाटक युद्ध और बक्सर के युद्ध में उलझे हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में अंग्रेज उलझे हुए थे। उसमें निजाम भी फंसा हुआ था बेचारा। तो हैदर अली को मौका बढ़िया दिखा था, तो उसने उसका फायदा उठाया था। तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे तृतीय तृतीय पानीपत तृतीय पानीपत के युद्ध में तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों, ऐसे लिखेंगे, पराजय से तृतीय पानीपत के युद्ध में पराजय से मराठों की स्थिति कमजोर हुई। तृतीय पानीपत के युद्ध में पराजय से मराठों की स्थिति कमजोर हुई तथा तृतीय कर्नाटिक युद्ध एवं बक्सर युद्ध के कारण अंग्रेज अलग अलग क्षेत्रों में उलझे हुए थे। उलझे हुए थे, देखेंगे। हैदर अली ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिलहाल तो मैं साइड ही हूँ। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और अंधेरा होने के कारण दिखता नहीं है, क्लियरिटी धुंधला सा दिखने लगता है। तो आज की चर्चा को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।